हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीक में 5 डेज हम थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे और 2 डेज हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस के होंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट के होंगे। ठीक है, तो आप एक चीज़ को याद रखना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, और प्रैक्टिस सेट में भी क्या पीवाईक्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको 100% करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो। अगर आपको एग्जाम क्लियर नहीं करना है तो आप चीज़ों को कितना भी रटिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका लॉस 100% निश्चित है। ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रैक करना है एग्जाम, तो फिर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस को 100% करके जाइए, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चंस का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो एग्जाम सेटर ने सेट किए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इसी टाइप के क्वेश्चंस वो फिर से सेट करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। तो अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। संदर्भ में व्याकरण पर जोर, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने जब आपको थ्योरी क्लासेस करवाई थी तो वहां पर मैंने संदर्भ का मतलब समझाया था आपको। अब संदर्भ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, मैंने अच्छे से बहुत ही डिटेल में थ्योरी करवाई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, वहाँ पे आपको हिंदी की 9 क्लासेस मिलेंगी। आप आराम से कर लोगे और उनसे बाहर आपको कुछ भी मिलने वाला भी नहीं है, इतना भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, संदर्भ का मतलब मैंने बताया था के साथ, मैंने इस वर्ड का यूज किया था के साथ, या फिर एट ए टाइम। ठीक है ना, मैंने इस वर्ड का भी यूज किया था एट ए टाइम, के साथ, या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैंने इस वर्ड का भी यूज किया था। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में चीजें करवा रखी है, आप वीडियोस को देखिए। ठीक है, तो संदर्भ का मतलब होता है के साथ में। तो संदर्भ में व्याकरण का मतलब हुआ, जब आप किसी चैप्टर को, किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं ना, तो उस टाइम अगर आपके सामने कोई रूल आता है व्याकरण का, ग्रामर का कोई रूल आता है, कोई सिद्धांत आता है, तो आपको उसी टाइम उस सिद्धांत को समझा देते हो। ठीक है ना, एट ए टाइम, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसी समय उस चीज को आप समझा देते हो, उस नियम को, उस सिद्धांत को। यह कहलाता है आपका संदर्भ में व्याकरण। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। आगे देखिए, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना है, यानी कि रटना है। रटना कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। विषय वस्तु का अनुवाद करना, भाई अनुवाद करना भी नहीं होता है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अनुवाद नहीं करना, हमें समझकर पढ़ना है चीजों को, तो गलत हो गया ना। आगे देखिए, नियमों का अति सामान्यीकरण करना, ये भी आपका क्या है? गलत है। अति सामान्यीकरण नहीं करना है। ठीक है ना, यानी जनरलाइजेशन से भी आप नीचे चले गए, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो संदर्भ में व्याकरण का जो मतलब आएगा ना, वो आएगा भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना। मैंने आपको बताया था, जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे ना, तो आप नेग्लेक्ट मेथड को यूज कीजिए। आप ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करते हुए चलिए, तब आप आराम से सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण से सामान्यीकरण। उदाहरण से सामान्यीकरण की तरफ जाना, यानी कि एग्जाम्पल से स्टार्ट किया आपने और आप जर्नल रूल की तरफ जा रहे हो। मैंने बताया था ये चीज, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको। ये आपके पास बोर्ड है, बोर्ड पर पहले आपने अमित लिखा, आपने सुमन लिखा, आपने ताजमहल लिखा। ठीक है ना, आपने कोई रिवर लिख दी, जैसे गंगा लिख दिया आपने। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। तो पहले आप बोर्ड पे ये सारी चीजें लिखते हैं और देन उसके बाद आप बताते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। ये संज्ञा है भाई, क्या है? नाउन है। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है आपको वहां पे, और मैंने क्या बताया था, जब आप पहले, यानी कि आपने पहले क्या दिए? उदाहरण दिए, और उदाहरण के बाद आपने क्या बताया? जनरल रूल बताया। तो ये क्या कहलाया आपका? एग्जाम्पल से जनरल रूल की तरफ जाना। और ये क्या कहलाता है? आपका इंडक्टिव मेथड कहलाता है। इंडक्टिव का मतलब आपकी आगमन विधि, सीधा और सिंपल सा है। ठीक है ना, मैंने सारे वहां पे जितने भी नियम है ना, जितने भी सिद्धांत हैं, सीरियल वाइज मैंने सबको बता रखा है, और उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, यानी कि इनमें से कौन सा वो सिद्धांत है जो भाषा नियमों के बारे में आपको बताने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं हम। देखिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। हो गया ना गलत? भाई आपको जटिल सामग्री नहीं चुननी, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री नहीं चुननी है, आपको फ्लेक्सिबल, आपको नॉर्मल सामग्री चुननी है, ताकि बच्चा उसे आराम से कर सके।
आपको चीज़ों को हार्ड थोड़ी ना बनाना है, आपको तो सिंपल बनाना है, सीधी सिंपल सी बात है। ऑप्शन हो गया ना गलत। आगे देखिए, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। गलत है भाई, ऐसे कैसे चुन सकते हो आप भाई? नॉर्मल सी बात है, उस चीज़ का कुछ अर्थ निकलना चाहिए ना। आप सार्थक सामग्री चुनोगे, आप नॉर्मल सामग्री को चुनेंगे, ठीक है। आप ऐसा थोड़ी ना आप कुछ भी चुन लेंगे, ठीक है। आप बच्चों की आयु को देखेंगे, अब भाई ये चीज़ इनकी आयु के अनुसार है या नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए, ये चीज़ भी गलत है। आप ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो भाई छोटी या सीमित होनी चाहिए। भाई नॉर्मल सी बात है, हम हमेशा वाइडर ब्रॉड होने की बात करते हैं। हमें अपने ज्ञान को क्या करना है, फैलाना है। तो हम सामग्री को छोटी क्यों करेंगे या सीमित क्यों करेंगे? हमें तो वाइडर जाना है ना, हमें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में सोचना है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर नंबर बी। अब इसका मतलब क्या है? सामग्री औचित्यपूर्ण यानी कि सार्थक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और किसके अनुसार होनी चाहिए? सत्र अनुसार, यानी कि बच्चे की आयु के अनुसार, बच्चे के स्टैंडर्ड के अनुसार। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, अगर आप 5th क्लास के बच्चे को 10th या 12th का मैथ पढ़ा दोगे। समझ पा रहे हो ना आप? तो यानी कि आप 5th क्लास में बच्चा है, तो 5th क्लास का जो उसकी आयु है ना, जो उसका स्टैंडर्ड है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप सामग्री पढ़ाइए उसको। तो हमारा हो गया ना आंसर नंबर बी। आगे देखिए, भाषा अर्जन कब होता है? देखिए, भाषा अर्जन होता है जब, क्वेश्चन को आप याद रखना। देखिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे, जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर आप देखना क्या होता है, भाषा अर्जन। अब भाषा अर्जन के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो भाषा अर्जन की बात किसने की थी? आपके चॉम्स्की ने की थी। मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बताया है थ्योरी के अंदर। अब चॉम्स्की ने की थी, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जो भाषा होती है ना, वो कॉन्शियस माइंड से सीखी जाती है। यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने भाषा को ग्रहण कर लिया। बच्चा कैसे सीखेगा? आपके बीच में रहेगा, जब आप बातें करते हैं ना, तो आपकी बातों को बच्चा सुनता है, और सुनकर वो धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने आप ही ग्रहण करने लगता है। भाई आप नॉर्मल सी बात है, एक छोटा बच्चा है, आपने कभी उसको पकड़ के बैठाया है, अब भाई मैं तेरे को भाषा सिखा रहा हूँ। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, वो अपने आप बोलने लग जाता है ना, आपने उसको सिखाया थोड़ी ना। तो ये क्या है? ये भाषा अर्जन है। यानी आपको पता भी नहीं चलेगा अब कब आपने वो वर्ड सीख लिए या कब बच्चे ने वो वर्ड सीख लिए। आपको फोर्सफुली सीखना नहीं पड़ता है, यह होता है आपका भाषा अर्जन। अब देखते हैं ऑप्शन। बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। गलत है भाई, व्याकरण के नियम थोड़ी ना पढ़ाए जाते हैं, रटवाए थोड़ी ना जाते हैं। गलत हो गया ना। बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। आगे देखिए, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। आगे देखिए, कहीं ना कहीं ये सही है भाई। आगे देखते हैं, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण कर लेता है। चेतन और सचेतन, चेतन का मतलब होता है आपका कॉन्शियस माइंड, और सचेतन का मतलब भी क्या हो गया? कॉन्शियस ही हो गया ना। सचेतन, सचेतन का मतलब कॉन्शियस माइंड है, यानी कि आपको पता है कि आप सीख रहे हैं। जबकि भाषा अर्जन में तो उल्टा होता है ना, आपको पता थोड़ी ना होता है कि आप सीख रहे हैं। तो हो गया ना ये ऑप्शन भी आपका गलत, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, ठीक है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूरी होते हैं, ताकि आपको समझ में आए। अब ऐसे ऐसे वर्ड्स डाले जाते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर नंबर सी। अब ये आंसर क्यों होगा? देखिए आप, सी बात है, बाकी जो आपके ऑप्शंस थे वो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। ये ऑप्शन हमने क्यों चूज किया? देखिए, बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं, यानी कि नॉर्मल सी बात है, जब बच्चों को बोलने का मौका मिलेगा तभी तो वो बोलना सीखेंगे ना, है ना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, तो यह शिक्षक को उसकी खालिस्तान की निगरानी में सहायता कर सकता है। यानी कि बच्चे में क्या डेवलप होगा जब बच्चे को आप बोलते हैं कि आप कविता सुनाओ, तो कविता सुनाने से बच्चे में क्या डेवलपमेंट होगा? देखिए आप, साहित्य का ज्ञान होगा। नहीं भाई, कविता का साहित्य से क्या लेना देना है? समझ रहे हो ना? कहीं ना कहीं नहीं हो सकता। आगे देखिए, बोलने में निपुणता आएगी। भाई देखिए, ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपका। आगे देखिए, अभिनय के गुण आएंगे। भाई गलत है भाई, अभिनय, आप कोई कलाकारी थोड़े दिखा रहे हो, आप कोई आर्टिस्ट थोड़े ना हो, आप कोई एक्टर थोड़ी ना हो, आप चीज़ों को कर करके दिखा रहे हो, ठीक है ना। ये भी नहीं हो सकता। अवबोधन, अवबोधन का मतलब हो गया आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हाँ, ये कहीं ना कहीं आपका सही हो सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? भाई बच्चे को आपने बोला कि भाई आप कविता सुनाओ, तो बच्चा कविता कैसे सुनाएगा? बोल बोल करके बताएगा ना। तो इससे क्या होगा? उसके जो बोलने के गुण हैं, जो उसके भाषण गुण हैं, वो विकसित होंगे, सीधी सी बात है। तो इससे क्या होने वाला है? बच्चे के बोलने में क्या आएगी? निपुणता आएगी, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। आगे देखिए, मानस मंथन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आप एक चीज समझिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग में पता क्या क्या किया जाता है? जो टीचर होता है ना, वो ग्रुप में बच्चों को बैठा देता है,
और उनको कोई एक स्पेशल या कोई एक विशेष टॉपिक दे देता है जिसके बारे में बच्चों को डिस्कशन करना होता है, अपने माइंड में अच्छे से सोचना पड़ता है, उस बारे में विचार करना पड़ता है, और तब वो क्या करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। किसी विशेष टॉपिक के ऊपर किया जाता है, समझ रहे हो आप। तो देखिए अब हम देखते हैं, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। हाँ भाई, कहीं ना कहीं हो सकता है। फिर भी आगे ऑप्शंस देखते हैं हम। कुछ मानसिक क्रियाएं करना, ठीक है भाई, ये भी हो सकता है। कुछ मानसिक क्रियाएं, कुछ समझने के लिए प्रयास करना, ये भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है भाई, अगर आप कुछ ना कुछ समझने का प्रयास कर रहे हो। मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना, ये भी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव लग रहा है। तो देख रहे हो आप कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में पता होगा ना, तो आप आराम से आंसर को चूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका, आंसर नंबर ए, आपको बेस्ट चुनना है। अब बेस्ट आंसर कौन सा है, और मैंने अभी आपको बताया है, किसी विषय से संबंधित, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, यानी कि विचार विमर्श करते हैं उस टॉपिक के बारे में आप। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर ए। और मैंने यही बता रहा हूं मैं आपको, ये चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, और एकदम सिंपल और देसी जो एग्जाम्पल होते हैं ना, ताकि आप आराम से समझ सको, उस तरीके से मैंने करवाया है चीजों को, ठीक है। आप थ्योरी क्लासेस को देखिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है, यानी कि भाषा शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग के विषय में कौन सी बात गलत है, देखते हैं। शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं, कहीं ना कहीं सही है भाई। आगे देखते हैं। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बात भी सही है भाई। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है या मातृभाषा होती है, वो सीखने में महत्वपूर्ण तो होती है भाई, सीधी सी बात है। आगे देखिए। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए, ये भी क्या है, सही है। जब आप भाषा सिखाते हैं ना, तो संप्रेषणात्मक का मतलब क्या है, आपके कम्युनिकेशन से, यानी कि बच्चों को कम्युनिकेट करने का मौका देना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए, अगर बच्चे एक दूसरे से बात कर सके, तो ठीक है। तो ये आपका क्या है, सही है। आगे देखिए। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए, यह हो गया ना आपका गलत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, क्योंकि हमें सभी को साथ लेके चलना है, सभी को क्रम वाइज लेके चलना है, सभी को एक तरह से एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर डी, क्योंकि हमें गलत पूछा था। निम्नलिखित में से गलत कौन सा है। आगे देखिए। किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा क्या कहलाती है। ऑप्शंस देखिए आप। निदानात्मक परीक्षा, श्रेणी हेतु परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा और स्मृति परीक्षा। देखिए आप क्या आंसर चूज करेंगे। पर नॉर्मल सी बात, आप बिग को भी नेग्लेक्ट कर दोगे आराम से, मुझे पता है। आप स्मृति परीक्षा है उसको भी नेग्लेक्ट कर दोगे, आप कंफ्यूज रहोगे दो के अंदर, या तो उपलब्धि परीक्षा के अंदर, और एक क्या होता है आपका निदानात्मक परीक्षा के अंदर, इन दोनों के अंदर। अब आप खुद सोचिए, आपको कोई पाठ पढ़ाया गया है या कोई विशेष जो टॉपिक है ना, वो करवाया गया है, और अंत में क्या आयोजित की जा रही है, परीक्षा आयोजित की जा रही है। किस लिए की जा रही है, ताकि आपकी कमियों के बारे में पता लगाया जा सके, ये समझा जा सके कि आप कितना सीख पाए हैं और कितना नहीं सीख पाए हैं, और अगर नहीं सीख पा रहे तो कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए किया जाता है अंत के अंदर। और इसको क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षा, यानी कि डायग्नोस्टिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये चीज मैंने डिटेल में बताई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन बाहर से नहीं है, आप देखोगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। आगे देखिए। भाषा के उत्पादक कौशल, जब मैंने लैंग्वेज स्किल आपको टॉपिक करवाया था ना, वहां पे मैंने बताया थे दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका एक्सप्रेसिव, यानी कि व्यक्त करने वाला, हबी व्यक्त करने वाला, यानी कि आप अपने विचार दूसरों के साथ क्या करते हो, शेयर करते हो। और एक मैंने बताया था रिसेप्टिव, रिसेप्टिव स्किल्स, यानी कि ग्रहणात्मक, यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को ग्रहण कर रहे हो। मैंने दो बताए थे। और देखिए आपका क्या होता है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब आप खुद बताइए कौन सी स्किल्स हैं जिनमें आप अपने विचार व्यक्त करते हो। देखिए एक तो होता है आपका स्पीकिंग, यानी कि स्पीकिंग, और एक क्या होता है आपका राइटिंग। इन दोनों के द्वारा ही आप अपने विचार क्या है, एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों के सामने रख पाते हैं। तो ये क्या हो गए, आपके एक्सप्रेसिव हो गए। और रिसेप्टिव, यानी कि आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आप चीजों को कैसे ग्रहण करते हैं भाई, नॉर्मल सी बात है, या तो आप सुन के करेंगे या फिर आप पढ़कर करेंगे। इन चार स्किल्स में से पूछा है, तो कौन कौन सी हो गई आपकी, लिसनिंग हो गई, यानी कि आपका सुनना, और क्या हो गया आपका रीडिंग, यानी कि पढ़ना। सीधी सिंपल सी बात है। अब ऑप्शंस देख लीजिए, यहां पे पूछा है उत्पादक, यानी प्रोडक्ट के रूप में जो आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो कौन कौन सी होगी, आपकी वाचन हो गई, यानी कि स्पीकिंग हो गई, और आपका लेखन हो गया। सीधी सी बात है, क्या हो गया, राइटिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी। आगे देखिए।
प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो आपकी जैसे एनसीईआरटी की क्लासेस की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक्स वगैरह हैं, उनके अंदर चित्र दिए जाते हैं, डायग्राम दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या है देने का? देखिए, पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना। नहीं भाई, नॉर्मल सी बात है, आकर्षक बनाने के लिए थोड़ी डाला जाता है। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, ये भी नहीं हो सकता। आगे देखिए, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना, हाँ ये आपका सही है। आप खुद सोचिए, आपको बेस्ट आंसर चुनना है। नेक्स्ट आंसर देखिए, आप कहानी को समझना, ये भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन आपको कैसा चुनना है? बेस्ट आंसर चुनना है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा आपका? विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना। क्यों होगा ये बेस्ट? भाई नॉर्मल सी बात है, आप जिस भी टॉपिक को समझ रहे हैं ना, या जो भी आप चीज पढ़ रहे हो ना, वहां पे जो भी नियम या जो भी सिद्धांत या जो भी विषय आप पढ़ रहे हो, उस विषय से संबंधित चित्र दिए जाते हैं। जैसे उसमें बताया जा रहा है कि भाई माँ क्या कर रही है? किचन में खाना बना रही है। फादर क्या कर रहे हैं? बाहर बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो इसी टाइप के वहां पे डायग्राम दिखाए जाएंगे आपको, जहां पर जो माँ है उसको किचन में खाना बनाते हुए दिखाया जाएगा और जो फादर है उसको बाहर टीवी देखते हुए दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? यहाँ से वो आपके कंसेप्ट, जो आपके विचार है ना, उनको क्लियर कर रहे हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है? हमें सही कथन के बारे में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए आप, विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। गलत बात है ये भाई। हमें हमेशा सिखाया गया है कि हमें सारे कौशलों पर ध्यान देना है और सीरियल वाइज ध्यान देना है, ठीक है ना। हर किसी पर ध्यान देना है, सभी को साथ लेके चलना है, ठीक है। तो गलत हो गया। आगे देखिए, भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन कैसे करना है? LSRW, LSR और W के उचित क्रम में पढ़ाना है। तो ये चीज आपकी क्या है? कहीं ना कहीं सही है। आगे देखते हैं, सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। ये भी क्या है आपका? सही है। आगे देखिए, भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए गए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये तो सिंपल सी बात है, सीधा गलत हो गया ना भाई। लक्ष्य इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, अवसर इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर अवसर मिलते हैं ना तो आप लक्ष्य तक तो अपने आप ही पहुंच जाते हो। पर नॉर्मल सी बात है, अगर वैकेंसी नहीं निकलेंगी तो आप टीचर बनोगे कैसे? आपको अवसर मिलना चाहिए ना, आपके लिए वैकेंसी आनी चाहिए ना, तो लक्ष्य तक तो आप अपने आप पहुंच जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब आप दो में कंफ्यूज हैं, बी के अंदर भी कंफ्यूज है और सी में भी, क्योंकि बी के अंदर जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। अगर भाई पहले एल होगा, फिर एस होगा, फिर आर होगा, फिर डब्ल्यू होगा, यानी कि उचित क्रम बताया है, हमने ये चीज पढ़ी थी। और देखिए सी में क्या है? अगर सभी आपस में अंतः संबंधित है। तो आप खुद बताइए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए, आप एक चीज को समझिए, जो राइट आंसर है इसका वो है आंसर नंबर सी। अब वो क्यों है भाई? नॉर्मल सी बात है, आपकी लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो या फिर रीडिंग हो, सभी आपस में अंतः संबंधित होती हैं, सभी का आपस में रिलेशन होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है आप सुन रहे हैं तो आप बोल नहीं सकते। बट नॉर्मल सी बात, आप सुनते हुए बोल भी तो सकते हैं ना। और आप जो सुनते हैं उसी को आप लिखते हैं, या जो बोलते हैं उसी को आप एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। और जो पढ़ रहे हैं उसको आप लिख भी सकते हो। यानी कि ये सारी चीजें आपस में क्या है? संबंधित हैं और एकीकृत तरीके से, यानी कि इंटीग्रेटेड मेथड से करवाना चाहिए। इससे दो तीन स्टेप पहले जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था, वहां पे मैंने जिक्र भी किया था कि इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, यानी कि सभी को एक साथ लेकर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? हमें सही कथन बताया ना भाई, याद रखना, हमें सही कथन बताना है। देखिए, गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। गलत है भाई, अभिभावकों को सम्मिलित थोड़े ना करना है, सीधी सी बात है, हमें तो बच्चों पर ध्यान देना है। अगर बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ पाए, अच्छे तरीके से सीख पाए, ठीक है। आगे देखिए, गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं तथा का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। हाँ, ये कहीं ना कहीं आपका सही हो सकता है। आगे देखिए, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। हाँ ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या लगता है? सही लगता है भाई, बच्चों को देना चाहिए। गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त करने का, यानी कि बिजी रखने का एकमात्र साधन है। ये गलत है। हम बच्चे को बिजी थोड़ी ना रखना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि बच्चा सीखे, अच्छे से सीखे और सीखी हुई चीजों को अपनी रियल लाइफ में यूज कर सके, हम ये चाहते हैं ना। तो आपके दो ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो गए, बचे आपके दो, और हमें क्या चुनना है? बेस्ट आंसर को चुनना है। तो देखिए आप, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। भाई कहीं ना कहीं सही है आपका। बी ऑप्शन है, गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार होता है तथा अभ्यास होना चाहिए। ये आपका 100% सही है।
तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। क्यों? पर नॉर्मल सी बात है, इसमें बताया गया है जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया है ना, जो टीचर ने आपको पढ़ाया है ना, उससे रिलेटेड आपको गृह कार्य देना चाहिए ताकि बच्चे का अभ्यास भी हो सके। ठीक है ना, एक बार आपने स्कूल में पढ़ ली चीज, एक बार आप घर पे जाके कर लोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपने जो सीखा है ना वो आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना, वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे? आंसर नंबर बी। आगे देखिए, भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है ना उसका क्या रोल है? तो ये चीज मैंने लाइन बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से लिखी थी। एक लाइन मैंने, अब पाठ्य पुस्तक सब कुछ नहीं होती है, मैंने नोट लिखा था, अलग से कलर भी किया था इस लाइन को मैंने, इसलिए मैं बोलता हूं 100% नोट्स में से ही मिलेगा। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को जब हम करेंगे ना डेली, तो आपको समझ में आ जाएगा ये नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है, ये वीडियोस कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है एकमात्र साधन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही एक साधन है। गलत है ना, पाठ्य पुस्तक के अलावा भी तो चीजें हैं ना। आगे देखिए, एक महत्वपूर्ण साधन है, हाँ ये ठीक है, हो सकता है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी गलत है। भाई इंपॉर्टेंस तो होती है लेकिन कंप्लीटली इसी की इंपॉर्टेंस नहीं होती, ये बात सही है, लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो गलत है ना, तो ये भी गलत हो गया। आखिरी संसाधन है, ये भी गलत है। तो पाठ्य पुस्तक के अलावा भी तो संसार में चीजें हैं ना, वर्ल्ड में चीजें हैं ना जिनसे हम सीखते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, कि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, एक इंपॉर्टेंट संसाधन है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, यानी कि महत्वपूर्ण यूज क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं वाचन कौशल को विकसित? देखिए, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए, हाँ कहीं ना कहीं सही है भाई। आगे देखते हैं, वाणी को मीठा तथा सुरीला होना चाहिए, ये भी सही है भाई। जब बोल रहा है, जो भाषण दे रहा है या जो वाचन कर रहा है, तो उसकी ये चीजें सही होनी चाहिए ना भाई, स्पष्ट उच्चारण करे, शुद्ध उच्चारण करे, वाणी को मीठा भी बोले और सुरीला भी बोले। ठीक है भाई। संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, ये भी बात क्या है? सही है। उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना, ये भी बात आपकी सही है। बताइए अब आप क्या चूज करेंगे? हो गए ना कंफ्यूज? मैं इसलिए बोलता हूं सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं और इसलिए ही प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। अब आप खुद बताइए इसमें आप क्या ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिए मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे जो आपका आंसर है ना वो आंसर नंबर सी होगा। पर नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है, आप आंसर नंबर ए को देखिए, ऑप्शन नंबर ए को, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। भाई सही है, उच्चारण स्पष्ट भी होना चाहिए और शुद्ध भी होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन तो डिपेंड करेगी ना भाई। हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपके लिए चुप रहना जरूरी है, लेकिन आप स्पष्ट बोल रहे हैं और शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, तो गलत हो गया ना। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचना है। वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाइए, ये बात भी सही है, लेकिन जरूरी थोड़ी है आपसे हर सिचुएशन में ये चीज सही बैठे। आपको हो सकता है कहीं पर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़े। ठीक है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें होती है ना। डी ऑप्शन देखिए, उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना चाहिए, कहीं ना कहीं सही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ। संदर्भ फिर से आ रहा है आपका, संदर्भ का मतलब है के साथ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एट ए टाइम। ठीक है, और लिख भी दिया इन्होंने, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है किस चीज के अंदर? ठीक है, देखिए डायरी लेखन से रिलेटेड है ये। अभी हमारी एक वीडियो बची हुई है हिंदी पेडागोजी की, ठीक है, वो कंप्लीट होने के बाद कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है। 9 वीडियोस में डाल चुका हूं, आप उनको देखिए, कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा आपको। 15 में से 15 क्वेश्चन करके आओगे आप और 100% करेक्ट होंगे वो। ठीक है ना, देखिए डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है अपने अधिगम पर चिंतन करने में। भाई ठीक है, कहीं ना कहीं सही है। अपने साथियों के अधिगम पर चिंतन करने में, गलत हो गया। भाई आप डायरी क्यों लिखते हैं? अपने लिए लिखते हैं, दूसरों के लिए लिखते हैं? भाई काफ़ी लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, उसमें वो क्या करते हैं, जो डेली जो भी चीज़ें उनके साथ होती है ना डेली लाइफ में, या जो भी काम वो डेली लाइफ में करते हैं ना, उसको वो रिटर्न फॉर्म में उस डायरी में लिख लेते हैं, याद के लिए, या फिर आप किसी भी तरीके से लगा लिए, उनकी हैबिट है वो। अगर वो लिखते हैं वहाँ पे उन चीज़ों को, ठीक है, तो किस लिए लिख रहे हैं? अपने लिए लिख रहे हैं ना। तो साथियों के अधिगम के लिए तो गलत हो गया। अपने उच्चारण का आकलन करने के लिए, ये भी गलत है। पर लिख रहे हैं आप, उच्चारण थोड़ी ना कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। अपने श्रवण वाचन कौशल के आकलन के लिए, ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। आप सुनने के लिए या वाचन करने के लिए थोड़ी ना लिख रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, यानी कि अपने अधिगम पर चिंतन करने के लिए, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, करेक्ट 100%। ठीक है, तो देखिए ये आपके 15 क्वेश्चन थे पेडागोजी से रिलेटेड। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बार बार इन चीज़ों को आप देखिए और एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए आप। ठीक है ना, इससे क्या होगा, 100% माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, आपको कुछ भी देखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियोज़ आपको टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।